वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है 2.4 हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। अब माइक्रोब से हम कैसे कनेक्टेड हैं, हम कैसे जुड़े हुए हैं। क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जगह भी हमको मिलेंगे? पॉन्ड वाटर और सॉइल सस्पेंशन में तो हमने देख लिया था, वहां दिखाई पड़ रहे थे। क्या और जगह भी मिलेंगे? चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या कभी आपने लेमन, टोमेटो, ऑरेंज या कोई और फूड आइटम को रॉट होते हुए यानी गलते सड़ते हुए देखा? जब उसको बाहर रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, भाई फूड आइटम को ऐसे खुले में बाहर रख दो तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा। तो देखा आपने जब वो खराब हो जाता है कैसा दिखता है? अगर देखा है तो आपने नोटिस किया होगा एक पाउडरी या कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। कुछ पाउडर जैसा चीज उस पर आपको दिखेगी या फिर कॉटन जैसे रुई होती है ना, उस जैसा आपको बाल बाल जैसा चीज दिखेगी। जैसे कि आपको ये फिगर 2.9 में दिया है, फ्रूट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग ऑन इट। इसको आप यहाँ छुओगे ना तो पाउडर जैसा गिरने लगेगा और ये देखो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, जैसे कॉटन रुई जैसा आपको दिखेगा, बड़ा सॉफ्ट सी इसकी सरफेस हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया है, वो ग्रो हो रहे हैं यहाँ पर। दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स ने इन्हें इन्फेक्ट कर दिया है। लेकिन ये माइक्रोब्स आए कहाँ से, किस तरीके से ये फूड के कॉन्टैक्ट में आ गए? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह पाए जाते हैं, कहीं दूर से चल के नहीं आए हैं, वो हर जगह प्रेजेंट है। बस काम की चीज देखिए, अटैक कर दिया। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, वाटर, सॉइल, एयर, यहाँ तक कि कुछ फूड आइटम्स में भी ये पाए जाते हैं। तो फूड आइटम को ऐसे आप खुले में रख दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी पे चले जाएंगे और फिर वो ग्रो करने लगेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगेंगे, ढेर सारे फिर हो जाएंगे और फिर वो इन्फेक्ट कर देंगे उसको। अब यहाँ पर दो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बाज। अब जो पिकल यानी अचार और मुरब्बे होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों इन्फेक्ट नहीं करते? अचार देखो कितने लंबे टाइम तक रखा रहता है ना, खराब नहीं होता। जैसे आम के अचार ले ले, तो आम का अचार बना लोगे तो काफी लंबा चलेगा, और वैसे कोई आम रख दो खुले में या पैक करके भी आप रख दो, फ्रिज में भी रख दो, तो भी वो खराब हो जाएगा कुछ टाइम में। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये बता रहा है, दिस इज बिकॉज यू एड मेनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे मसाले और साथ में सॉल्ट और शुगर को भी ऐड किया गया था। जब अचार बनता है तो उसके अंदर नमक डाला जाता है, मुरब्बा जब बनाया जाता है उसके अंदर शुगर डाला जाता है। तो ये जो सॉल्ट और शुगर है ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, किसी चीज को खराब होने से बचाते हैं। स्पेशली जो फूड आइटम है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो उसको खराब होने से बचाएं। और खराब होने में बेसिकली क्या है, माइक्रोब्स के अटैक से बचाना, क्योंकि वो अटैक करेंगे तभी खराब होगा, अटैक नहीं करेंगे तो फ्रेश रहेगा वो। तो सॉल्ट और शुगर ये काम करते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन देम। तो यही बात मैंने आपको बताई कि अगर सॉल्ट और शुगर हाई कंसंट्रेशन में होगा, हाई अमाउंट में होगा, तो ये ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देंगे, और वो ग्रो नहीं होंगे तो फिर इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको, और लंबे समय तक वो चलेगा। आप फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लीफ, स्टेम्स, रूट्स और दूसरे पार्ट जो है प्लांट के, उसकी सरफेस को देखने के लिए। अब जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी, यानी एक तरीके के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत ढेर सारे तरीके के हैं। जैसे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वैसे इनके अंदर भी वैरायटी है जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा हो, जैसे गर्मी ज्यादा पड़े, सर्दी ज्यादा पड़े, तो हम कहेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है। सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग, जो गर्म पानी का झरना है वहां पर पाए जाते हैं। स्नो कोल्ड जोन्स, ऐसे इलाके जहां पर स्नो पड़ रही हो, बर्फ पड़ रही हो, इतने ठंडे हैं, तो गर्म जगह में भी पाए जा रहे हैं, ठंडे जगह पे भी पाए जाते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर वाली जगह पर भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स को आप जानते हो कि वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, स्पेशली गट यानी हमारी इंटेस्टाइन, स्टमक, इस जगह पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और आपने पढ़ा है चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स में, क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में, कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो डाइजेशन ना हो पाए। तो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और हमारे लिए बड़े फायदे के हैं, डाइजेशन करा रहे हैं, हमारा खाने को हजम करा रहे हैं। अब जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स में हमने देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग शेप, साइज और स्ट्रक्चर के होते हैं। टेबल 2.1 और 2.2 के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग शेप्स, जैसे स्फेरिकल, रॉड शेप और इरेगुलर शेप। स्फेरिकल शेप के क्या थे, हमारे एल्गी थे, और बैक्टीरियाज भी होते हैं। रॉड शेप के भी बैक्टीरियाज होते हैं। अमीबा का शेप इरेगुलर था, ये सारा हम देख चुके हैं कि नहीं। अब ये जो डाइवर्सिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, और किस तरीके से ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। यानी बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फायदा पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, अलग अलग तरीके के फायदे, अलग अलग तरीके के नुकसान हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। 2.4.1 की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। चलिए इसको समझते हैं एक एक्टिविटी करके। एक्टिविटी 2.7 लेट अस डू। एक खाली कंटेनर ले लो और उसको फिल कर दो आधा गार्डन सॉइल से। गार्डन से मिट्टी लेके उस कंटेनर को आधा भर दो। फिर कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल के जो छिलके हैं उस कंटेनर के अंदर डाल दो और उसके बाद फिर सॉइल की लेयर डाल दो उसके ऊपर और उसको ऐसे ही रख दो। यानी आधा मिट्टी से भरा, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके उस पर डाल दिए, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी। यानी मिट्टी के लेयर के बीच में वो जो छिलके थे वो दब चुके हैं। 2-3 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करो क्या चेंज हुआ। क्या कोई डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ आपको कंटेनर के कंटेंट में? यानी उस कंटेनर के अंदर जो चीज़ आपने डाली थी उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को मिला? तो 2-3 हफ्ते के बाद आप डिग करोगे, खोदोगे और ढूंढना चाहोगे कि वो जो छिलके मैंने डाले थे कहाँ है, चले देखें वो क्या हुआ। तो वो छिलके आपको नहीं मिलेंगे, वो गायब हो चुके होंगे। नहीं मतलब जादू की तरह ऐसे गायब नहीं हो गए, बल्कि वो कुछ और बन गए। यू मे फाइंड दैट पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव टर्न इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल। आप देखोगे फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके हैं वो एक डार्क कलर के मटेरियल में बदल चुके हैं। अब ये देखो, इस तरीके के मटेरियल में वो जो छिलके हैं वो बदल जाएंगे। यहाँ एक और इमेज है, यहाँ से देख सकते हो जो छिलके आपने डाले होंगे वो इस तरह का कुछ दिखने लगेगा। ये मिट्टी से थोड़ा अलग दिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये मिट्टी नहीं है, कुछ और है। और ये क्या है? वही जो छिलके हमने डाले थे वो इसमें बदल गए हैं। तो ये जो डार्क कलर का मटेरियल आपको ऑब्टेन होगा ये है मैन्योर, जो कि रिच होता है न्यूट्रिएंट में और हेल्प करता है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में। यानी अगर उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाए, फैला दिया जाए, तो वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देता है। क्या कहते हैं इसको? मैन्योर कहते हैं, नाम याद रखना। अच्छा, न्यूट्रिएंट में कैसे रिच होता है? क्योंकि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके से ही तो बने हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके छिलके में भी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वही न्यूट्रिएंट इनके अंदर भी प्रेजेंट था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके हैं ये मैन्योर में बदले कैसे? भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो जमीन के अंदर उसको दबा के बस चले आए थे। 2-3 हफ्ते के बाद फिर से हमने खोल के देखा तो ये काम हो चुका था। किसने किया? एक्टिविटी 2.6 के अंदर आपने देखा था कि सॉइल कंटेन करते हैं कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिट्टी में कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया हो गया, ये एक्ट करते हैं प्लांट वेस्ट पे। जो हमने कचरा डाला था ना, छिलका वगैरह, उस पर ये एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं एंड स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। और फिर धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन करते हैं उस प्लांट वेस्ट का एक सिंपल सा न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में। अच्छा, ये ब्रेक डाउन क्या है? अभी कई बार हमारे सामने आएगा, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये ब्रेक डाउन करते हैं, क्या है इसका मतलब? ब्रेक डाउन करना या ब्रेक इट डाउन मतलब किसी चीज़ के टुकड़े करना, छोटा छोटा करना उसको। तो इसकी 2 मीनिंग निकलती है। एक तो फिजिकल ब्रेक डाउन होता है, जैसे मैंने एक बिस्किट लिया, उसको क्रश कर दिया तो एकदम पाउडर जैसा बन जाएगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि मैंने बिस्किट का ब्रेक डाउन कर दिया। एक बिस्किट का पूरा पीस था, उसको मैंने पाउडर में बदल दिया, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एक होता है उसका केमिकल ब्रेक डाउन, जो आप मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये चीज़ क्या होती है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि फिजिकल ब्रेक डाउन और केमिकल ब्रेक डाउन क्या होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि और अच्छे से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। जब हम कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो रहा है तो एक माइंड में ही आता है कि हाँ हो सकता है उसके छोटे टुकड़े करता हो, लेकिन सिंपल फिजिकल ब्रेक डाउन नहीं होता, केमिकल ब्रेक डाउन भी होता है। जैसे मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उस वाटर की एक एक बूंद को अलग कर दिया, तो ये क्या किया मैंने? उस वाटर का फिजिकल ब्रेक डाउन कर दिया, उसके कई टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हो, और नहीं जानते तो आप पढ़ोगे कि जो वाटर है ना वो 2 चीज़ से मिल के बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों एक तरीके की गैस हैं। तो अगर वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना, अगर इसको हम ब्रेक कर दें कि हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो हम कहेंगे हमने इसका केमिकल ब्रेक डाउन कर दिया। यानी वो अब चीज़ बदल चुकी है। एक कोई चीज़ थी, वो जिन चीज़ों से मिल के बनी थी उसके कई टुकड़े हमने कर दिए। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जहाँ पर अटैक करते हैं, जहाँ पर भी अपना एक्शन करते हैं तो उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो उस ब्रेक डाउन में यही होता है कि उस चीज़ का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको ब्रेक करके कुछ और चीज़ में बदल देते हैं। खैर ये एडिशनल चीज़ मैंने बताई थी ताकि और डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो डोंट वरी, आगे जब इसके बारे में डिटेल में केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह पढ़ोगे तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरिया है ये प्लांट वेस्ट पे एक्ट करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में, ब्रेक करके उसको सिंपल चीज़ में बदल देते हैं। आपने देखा होगा जो गार्डनर है स्कूल के अंदर या किसी फील्ड के अंदर आपके घर के आसपास जो हो, वो कलेक्ट करता है सूखी पत्ती और प्लांट वेस्ट को और एक पिट में गड्ढे के अंदर डाल देता है। क्या अब आप समझ गए हो कि ऐसा वो क्यों करता है? ऑब्वियसली इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर। वो मैन्योर बनाने के लिए करता है। भाई पत्ती वगैरह गिर गई, अब किसी काम की नहीं है, अक्सर लोग क्या करते हैं, चलो पत्ती जला देते हैं। अरे जलाने से तो पोल्यूशन होगा, नुकसान होगा। अगर उसको गड्ढे के अंदर दबा दोगे, बंद कर दोगे, तो वो मैन्योर बदल जाएगा, सॉइल को और फायदा ही देगा। पोल्यूशन से भी बच गए और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, तो डबल फायदा हो गया।
अवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक विरासत, यानी ऐसी चीज़ जो हमको हमारे पूर्वज से मिली है। तो ऐसी क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। जो प्राचीन इंडियन टेक्स्ट हैं, खासतौर से जो वेदास हैं, उसके अंदर रेफरेंस दिया गया है एक वर्ड का। वो वर्ड कौन सा है? क्रीमी, जिसका मतलब होता है अलग अलग तरीके के टाइनी इंटिटीज, यानी छोटी छोटी चीज़ें। उनके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वेदास के अंदर वो है क्रीमी। इन टाइनी इंटिटीज के अंदर इंक्लूडेड है दृश्य, जिसको हम कहते हैं विजिबल, और अदृश्य जो कि होता है इनविजिबल। यानी ये जो टाइनी इंटिटीज है जिनकी बात की गई है वेदास के अंदर, उनके लिए एक शब्द आया है क्रीमी। तो ये जो क्रीमी है यानी टाइनी इंटिटीज है, इनमें से कुछ दृश्य हैं यानी दिखाई पड़ते हैं, विजिबल है, और कुछ अदृश्य हैं, इनविजिबल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो अदृश्य हैं, यानी एक रेफरेंस हमको देखने को मिलता है वेदास के अंदर भी। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन दियर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट। और इतना ही नहीं, वैदिक टेक्स्ट के अंदर ये जो टाइनी एंटिटीज हैं इनके फायदे और नुकसान के बारे में भी बताया गया है। इसी तरह अथर्ववेद के अंदर भी रिफर किया गया है क्रीमी। अगर आप अपने आसपास सावधानी से देखो, यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स स्टोर्ड इन अ कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन डिसअपियर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो प्लांट जो कि डिके कर रहा है, सड़ रहा है, मान लो प्लांट डेड कर गया, ठीक है, टूट के गिर गया, तो क्या होगा? डीके करने लगेगा, सड़ने लगेगा। या वो पत्ती जो कि गिर चुकी है, वो भी प्लांट से अलग हो गई है, तो उसको अगर किसी कंटेनर में रख दिया गया हो या फिर गार्डन के अंदर ऐसे ही पड़ा हो, तो कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको ब्रेक डाउन कर दिया और उनको बदल दिया सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर जो कि न्यूट्रिएंट में रिच हैं, यानी उनको किसी और चीज़ में बदल दिया। ऐसी चीज़ें जो पहले से और सिंपल है, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो और सिंपल हो चुका है, और ये ऐसी चीज़ें बदल चुके हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच है, यानी काफ़ी अच्छे अमाउंट में इसके अंदर न्यूट्रिएंट होंगे। अब ये जो न्यूट्रिएंट है वो वापस सॉइल के अंदर चले जाते हैं और प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ फ़ायदा क्या हुआ कि वो प्लांट जो डेड कर गया था या जो पत्ती टूट के गिरी थी, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ब्रेक डाउन करके मिट्टी में वापस मिला दिया। तो एक तरह से क्लीनिंग हो गई, वरना वो पत्ती और जो प्लांट है वो ऐसे पड़ा रहता, कूड़े की तरह से ढेर लग जाता या हमको उसको जलाना पड़ता। तो इन चीज़ों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमें बचा लिया और अपने आप से ही उन्होंने ये सफाई कर दी। तो क्लीनिंग वाला काम हुआ कि नहीं? इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोज करते हैं बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। कोई एनिमल डेड कर गया तो उसकी बॉडी को भी डिकम्पोज कर देते हैं, गलाते हैं और सड़ा देते हैं। और गल सड़ के क्या होता है, ऐसी चीज़ें बदल देते हैं जो कि सॉइल के लिए हेल्पफुल है, और वो मिट्टी में मिला देते हैं। मान लो कोई एनिमल डेड कर गया, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, डिकम्पोज करके गल सड़ के जो चीज़ बनेगी वो मिट्टी में चली जाएगी वापस से। तो एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनकी सफाई कर दी। वरना आप खुद सोचो, अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में जहाँ पर भी कोई एनिमल या प्लांट डेड करता वो वैसे ही पड़ा रहता, ढेर लगा होता, हमको उसकी सफाई का काम करना पड़ता। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकिल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू नेचर। तो इस तरीके से माइक्रोब्स क्या करते हैं, वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं। जो पत्ती टूट के गिर गई वो वेस्ट है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, क्या करोगे, लेकिन उसको ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट में बदल देते हैं। उससे मैन्योर बना दिया, अब वो सॉइल के अंदर चला गया, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया, उससे नया प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब ये जो मैन्योर फॉर्मेशन है ना, ये अकर करता है एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। ऑप्टिमल टेम्परेचर मतलब फेवरेबल, यानी हर तरीके के टेम्परेचर में मैन्योर फॉर्म नहीं होगा, एक खास तरीके के टेम्परेचर है वहीं पर ही ये फॉर्म होगा। और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल भी होना चाहिए, यानी नमी होनी चाहिए। जैसे मिट्टी है ना, तो बहुत सूखी ना हो और बहुत ऐसा ना हो कि एकदम पानी भरा हुआ है, तैर रही हो। एक ठीक ठाक मॉइस्चर लेवल होना चाहिए, यानी उस मिट्टी के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर होना चाहिए, वो मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमने अभी तक पढ़ी। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि जो बैक्टीरिया है और कुछ फंजाई हैं, ये एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्ले करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ्स में। और गेस करो, दीज हेल्पफुल बैक्टीरियाज कैन आल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। अब ये जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, ये एनिमल वेस्ट जैसा कि एनिमल डंग हो गया, जैसे गाय वगैरह है, भैंस का गोबर जो है, इसको भी डिकम्पोज कर देते हैं। वरना ये भी ऐसे पड़ा रहे, तो इसको डिकम्पोज करके हेल्पफुल चीज़ में बदल देते हैं जो सॉइल के लिए हेल्पफुल हो। तो एक्टिविटी 2.7 से हम ये इन्फर कर सकते हैं, इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में ही मदद नहीं करते, बट ऑल्सो क्लीन अवर एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। कैसे? जो वेस्ट है उसका ब्रेक डाउन करके। अब आप सोचो कि क्या हो कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट ना करें, तो ये जो सफाई का काम कर रहे हैं वो हमको करना पड़े, और हम उस लेवल का काम कर ही नहीं सकते। भाई जो पत्ती वगैरह है उसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे, उससे पोल्यूशन होगा और नुकसान होगा। आई स्टेप फर्दर, चलिए कदम और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स की मदद से हमको बायोगैस भी मिलती है जब माइक्रोब्स किसी ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऐसी चीज़ जो लिविंग थिंग्स से हमको मिलती हो, जैसे कोई प्लांट है, ट्री है, उसकी पत्ती गिर गई, वो एनिमल डंग वगैरह हो गया, तो ये ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है, क्योंकि लिविंग थिंग का ही पार्ट थी कभी ये, अभी अलग हो चुके हैं। तो जब माइक्रोब्स इनका ब्रेक डाउन करते हैं
ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी ऐसी जगह पर जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो होता यह है कि उस ब्रेकडाउन में कुछ गैसेस निकलती, उन्हीं गैसेस को हम बायोगैस कहते हैं। खैर, इसके बारे में डिटेल नीचे दी है, चलिए पढ़ते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई हो गया, वो रहते हैं ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में, ऐसी जगह पर जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। इनमें से कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिकम्पोज कर सकें प्लांट और एनिमल वेस्ट को जो कि प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, या फिर जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, हमारे घरों से जो पानी निकल रहा है वेस्ट वाला, ठीक है, किचन से, बाथरूम वगैरह से, टॉयलेट से, यहाँ से जो पानी निकल रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है उसको कुछ बैक्टीरियाज है जो कि डिकम्पोज करते हैं। इस प्रोसेस में वो रिलीज करते हैं एक मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कई तरीके के गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि निकलती है। इनमें कौन सी गैसेस होती है, तो इनमें कंटेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हाई प्रपोर्शन में होती है एक दूसरी तरीके की गैस जिसको हम मीथेन कहते हैं। तो कई तरीके की गैस निकलती है, दो आपको यहाँ मेंशन है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रहती है वो होती है मीथेन। ये जो मीथेन गैस है ये बड़ी काम की है। दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। ये गैस बड़ी काम की है, इसको कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। मीथेन गैस का सिलेंडर आता है तो उससे लोग कुकिंग करते हैं। हीटिंग में भी मदद होती है, बस जलेगा, इससे हीट भी मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इससे, यहाँ तक कि गाड़ी भी चलाई जाती है। जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है ना, तो सीएनजी के अंदर ज़्यादातर आपका ये मीथेन ही होता है, अराउंड 80% आई थिंक, या ऐसे ही रहता है, मतलब मेजॉरिटी जो अमाउंट रहता है वो मीथेन गैस का ही होता है उसके अंदर। तो गाड़ी के अंदर डाला के गाड़ी चलती है कि नहीं, तो कितने काम के हैं ये। तो ये मीथेन जो है वो एक बायोगैस है। बी अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में चलिए जानते हैं जिनका नाम था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया पे स्टडी की थी। 1971 में उन्होंने डेवलप किया था एक स्पेशल बैक्टीरियम। बैक्टीरिया प्लूरल है, कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके लिए हम बैक्टीरिया वर्ड यूज करते हैं। किसी एक खास तरीके के बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया नहीं कहते, उसको बैक्टीरियम कहते हैं, ये सिंगुलर है। तो उन्होंने डेवलप किया था एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरियम। आप कहोगे डेवलप किया था मतलब क्या, बनाया था क्या, तो हाँ, कुछ उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंज किए गए थे। वो ऐसे नॉर्मली बैक्टीरिया नहीं था, यानी नेचुरली जो बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो बैक्टीरिया जो नेचुरली पाया जाता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज किया था। तो इसीलिए कह रहे हैं उन्होंने बैक्टीरियम को डेवलप किया था, एक खास तरीके का बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। तो ये जो बैक्टीरियम इन्होंने डेवलप किया था वो ऑयल स्पिल्स को, यानी जब ऑयल निकाला जाता है, ऑयल की ड्रिलिंग की जाती है, तो जैसे समुद्र किनारे पता चला कि यहाँ पर ऑयल है तो उसकी ड्रिलिंग की जाती है, मशीन लगाई जाती है, तो वहाँ कभी एक्सीडेंट होने की वजह से या कोई पाइपलाइन है फट गई तो उसकी वजह से जो तेल है वो फैल जाता है, खासतौर से ओशन वगैरह की सरफेस पे वो फैल जाता है। या कोई शिप है जो कि ढेर सारा ऑयल लेके जा रहा है, ऑयल कंटेनर लेके जा रहा है, वो किसी वजह से पलट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो ऑयल है, तेल है, वो ओशन की सरफेस से फैल जाता है। उससे ये होता है कि नीचे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो फिश वगैरह है, वो मर जाती हैं क्योंकि ऊपर एक ऑयल की लेयर बन गई है, अब वो सांस नहीं ले पा रही हैं, या वो ऑयल इनकी बॉडी में चला जा रहा है तो उनको उसकी वजह से डेथ हो जा रही है। तो ये एक बड़ी मुसीबत का काम था कि ऑयल जो स्पिल हो गया उसको कैसे साफ किया जाए, उसकी क्लीनिंग एक बड़ा चैलेंज थी। तो इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा बैक्टीरियम डेवलप किया था जो कि इस ऑयल स्पिल को ब्रेक डाउन कर दे और ऐसी चीज़ें बदल दे जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो जहाँ पर भी ऑयल स्पिल हो गया है, तेल गिर के फैल गया है, तो वहाँ पर इन बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो वो इसको क्लीन कर देते हैं। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। तो ये डिस्कवरी थी, इन्होंने की थी, तो इसका पेटेंट इन्होंने कराया था। अब ये पेटेंट क्या होता है, पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। तो पेटेंट से ये होता है कि एक आदमी को कॉपीराइट मिल जाता है जिससे कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी ना कर सके, यानी वही चीज़ वो भी ना कर सके, ना ही उसकी जो बनाई हुई चीज़ उसको सेल कर सके बिना परमिशन के। जैसे ये वीडियो आप जो देख रहे हो, इसका कॉपीराइट मेरे पास है। अब अगर आप चाहो कि इस वीडियो को मैं डाउनलोड करके और मैं फिर कहीं और दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूं, या इसका क्लिप कट करके दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूं, तो उस केस में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। कई लोगों ने ऐसे किया, मेरी कुछ वीडियो को पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया, इधर से डाउनलोड किया और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो यूट्यूब ने मुझे बता दिया कि देखो इन्होंने ये आपकी वीडियो कॉपी की है। तो ये होता है। तो 1980 में इनको इसका पेटेंट मिल गया। हिज वर्क शोड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी यूज्ड टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन। तो इनका जो काम था उसने दिखाया कि देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे पोल्यूशन है, ये ऑयल जब स्पिल कर जाता है तो एक तरीके का पोल्यूशन ही हो जाता है, उसको साफ करने में मदद होती है। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट यूजिंग माइक्रोब्स। तो उनको याद किया जाता है साइंस में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, और किस तरीके से उन्होंने माइक्रोब्स का यूज़ करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया था। वॉट आर द अदर प्रॉब्लम्स विच यू कैन थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको क्या लगता है और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, उनमें से एक मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर।
सॉइल पोल्यूशन रिडक्शन, ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जहाँ पर सॉइल में पोल्यूशन हो गया, कोई केमिकल वगैरह फैक्ट्री से निकल रहा है, वो सॉइल में जा रहा है, तो अगर वो माइक्रोब्स वहाँ पर छोड़ दिए जाएँ तो वो जो है क्या करेंगे, जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देंगे, जो केमिकल वगैरह हार्मफुल है उसका ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल बना देंगे, यानी ऐसा जो फिर एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन अवर किचन। अभी अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी किचन में कैसे मदद करते हैं, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारी किचन में भी हेल्प करते हैं, यानी फूड आइटम में भी हेल्प करते हैं। कैसे क्या, चलिए देखते हैं। 2.4.2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द किचन। तो चलिए एक्टिविटी 2.8 करते हैं। लेट अस परफॉर्म। आपको क्या करना है, टेक 2 बॉल्स ए एंड बी। 2 बॉल्स आपको ले लेना है, एक को ए नाम दे दो, दूसरे को बी। दोनों में ही आपको 200 ग्राम फ्लावर यानी आटा या फिर मैदा ये ले लेना है। एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर, एक चुटकी चीनी डाल देना है। ये दोनों ही बॉल के अंदर आपको करना है। अब बॉल ए के अंदर थोड़ा अमाउंट आपको यीस्ट पाउडर का डाल देना है। ये मार्केट में मिल जाता है यीस्ट पाउडर, वो आपको डाल देना है। अच्छा, यीस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो आप डाल ले उसके अंदर और आटे के साथ अच्छे से उसको मिक्स कर लो, ठीक है। तो बॉल ए के अंदर आपको ये करना है। बॉल बी के अंदर क्या करना है, आपको यीस्ट ऐड नहीं करना है, ताकि हम कंपेयर कर सकें रिजल्ट दोनों ही बॉल्स का। यानी दोनों में सारी चीज़ें सेमली, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है। ए वाले बॉल के अंदर यीस्ट डाला जो कि एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बी वाले में हमने नहीं डाला। नेट द फ्लावर। अब आपको आटा गूंद लेना है दोनों ही बॉल्स का विद वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। हल्के गर्म पानी से आपको आटे गूंदना है ताकि सॉफ्ट सा डो बन जाए। डो मतलब गूंदा हुआ आटा। कवर द डो विद डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। अब हल्के गीले कपड़े से उस डो को आपको कवर कर देना है, जो आपने आटा गूंदा है उसको कवर कर लेना है और किसी गर्म जगह पे आपको रख देना है। दोनों ही बॉल्स को आपको 4 से 5 घंटे के बाद ऑब्जर्व करना है। क्या आपको कोई चेंज देखने को मिला वॉल्यूम में, स्मेल में या टेक्सचर जो डो का था उसमें कोई आपको बदलाव देखने को मिला? अगर नहीं दिखा तो उस डो को कुछ और टाइम के लिए रख दो। कुछ टाइम के बाद आप ये नोटिस करोगे कि बॉल ए के अंदर जो डो है जिसमें यीस्ट हमने डाला था वो हल्का सा उड़ गया है, यानी उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है, उसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा दिखेगी। बिकम फ्लफी, यानी वो सॉफ्ट सा हो गया। एंड हैज़ अ डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नेडेड विदाउट यीस्ट। और स्मेल में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो आटा जो आपने बिना यीस्ट डाले गूंदा होगा उसको सूंघो, उसकी महक अलग होगी, और यीस्ट डाल के जो आटा आपने गूंदा है उसकी महक अलग होगी। तो ये ऊपर इमेज बनी भी है, फिगर 2.11, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ फ्लावर आफ्टर एडिंग यीस्ट, शुगर एंड वार्म वाटर। तो ये आटा जो हमने गूंदा था बॉल ए के अंदर आप देखोगे जो डो है वो राइज कर गया, थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ गया। वहीं बी वाले के अंदर जितना गूंदते टाइम था उतना ही है, ये कुछ बढ़ा नहीं है। अब ऐसा हुआ क्यों और इस यीस्ट का रोल क्या है? वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लावर? हमने आटे के अंदर चीनी और गर्म पानी क्यों डाला था? तो चलिए इसका रीज़न देखते हैं। देखो, यीस्ट एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई। ये फंजाई वाले ग्रुप के अंदर आता है, यानी यीस्ट जो है एक तरह का फंजाई है। यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशंस। अगर वार्म कंडीशन हो यानी हल्की गर्म जगह हो तो उसमें जो है यीस्ट अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। आप याद कर पा रहे होगे जो चैप्टर आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स ग्रेड 7 के अंदर, कि जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यीस्ट भी क्या करता है, रेस्पायर करता है, वो ब्रेक डाउन करता है फूड का ताकि वो रिलीज कर सके एनर्जी फॉर दियर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, यानी उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एनर्जी निकलती है, तो ये भी ऐसे एनर्जी निकालते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी निकल सके अपनी ग्रोथ के लिए और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। अब इस प्रोसेस के टाइम यानी जब यीस्ट फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि उसमें से एनर्जी निकाल सके, वो अपने काम के लिए कर रहे हैं, आपकी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपना ही काम कर रहे होते हैं कि भैया फूड का ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी निकालेंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसी टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है विच फॉर्म्स बबल दैट मेक्स डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बबल फॉर्म करती है। मतलब आटा आपने गूंद दिया, अब अंदर अंदर बबल फॉर्म होगा तो कहाँ जाएगा वो? एक एनिमेशन में आपको थोड़ा दिखाता हूँ। अभी बॉल ए है जिसके अंदर हमने यीस्ट डाल के आटा गूंदा था, अभी ये ऐसा है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब यीस्ट एक्शन करेगा इस पर, यानी इस आटे के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन करेगा। जब ब्रेक डाउन करेगा ताकि उससे एनर्जी निकाल सके, तो उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब वो गैस क्या करेगी, बाहर निकलने का रास्ता तो होगा नहीं, तो वहीं अंदर ही जगह बना लेगी। देखो ये इस तरीके से धीरे धीरे फूलता जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में जहाँ जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो बबल फॉर्म कर ले रही है। तो ये ब्लैक कलर से आप डॉट देख रहे हो ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं। अब गैस यहाँ फॉर्म हुई, निकलने का रास्ता नहीं है, तो कहाँ जाएगी? तो जो आटा है उसी को धक्का देगी कि भैया जगह बनाओ, हम कहाँ रहेंगे? तो
तो जो धक्का देगी ऐसे बहुत ढेर सारे बबल्स बनेंगे, तो वो आटे को धक्का देंगे। अब लेफ्ट राइट और बॉटम में तो आपका बॉल की वॉल है, इधर तो फैल सकता नहीं, तो ऊपर की तरफ ही ये उठेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स फॉर्म कर सके, तो इसलिए ये फूल जाते हैं। हालांकि क्वांटिटी उतनी ही रहती है, बस बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आ गए हैं तो उन्होंने भी जगह ले ली है, इस वजह से आपको साइज़ में बड़े दिखेंगे। और इसीलिए सॉफ्ट और फ्लफ़ी भी होते हैं। जैसे बलून के अंदर आप हवा भरो तो कैसा होता है, एकदम गुलगुल जैसा हो जाता है कि नहीं। अब इनके अंदर भी एयर बबल्स बन चुके हैं, तो ये भी ऐसे ही सॉफ्ट से हो जाएंगे, दबाओगे तो दबेंगे, स्पंज जैसा आपको फील होंगे। Yeast also produce a small amount of alcohol during this process, which gives the dough a slightly different smell. इसी प्रोसेस के टाइम यानी यीस्ट जब शुगर का ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं तो थोड़ा अमाउंट अल्कोहल का भी रिलीज होता है। इसी अल्कोहल की वजह से जो डो है उसकी महक हल्की सी अलग होती है, क्योंकि अल्कोहल की भी महक आ रही होती है तो एक अलग सी महक हो जाती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड मोर। तो ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है यीस्ट की कि वो शुगर का ब्रेक डाउन करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, थोड़ा अमाउंट में अल्कोहल रिलीज होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से यीस्ट का यूज़ हम ब्रेड, केक्स या और भी चीज़ों को बनाने में करते हैं। ब्रेड देखो कैसी होती है, फ्लफी सी होती है कि नहीं। आप देखो बहुत छोटे छोटे उसमें होल्स टाइप के होते हैं। या केक देखो, केक में भी आपको एकदम पूरा सॉलिड नहीं रहता वो केक की जो ब्रेड वाला पार्ट में बता रहा हूँ। एक तो क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसको हटा दें अगर, जो मेन जो ब्रेड वाला पार्ट होता है उसको आप देखो, उसमें छोटे छोटे होल्स आपको दिखेंगे। वो कैसे बनते हैं, जब उनका डो प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो यीस्ट डाले होते हैं। वो यीस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बना लेती है अंदर। जब उसको बेक किया जाता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो जहाँ से निकलेगी रास्ता बना लेगी कि नहीं। जैसे ये ब्रेड का पीस है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ने ऐसे बबल्स बना लिए थे जब उसका आटा गूंदा गया था। अब इसको जब बेक करेंगे तो उस हीट की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर भागेगी, तो जहाँ से गुजरेगी वो हिस्सा पूरा एक रास्ता बना देगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे जहाँ जहाँ से भी निकलेगी वो पूरा रास्ता बनाते हुए जाएगी। तो बीच बीच में खाली जगह होगी, इसीलिए आप दबाओगे तो दब जाएगी, स्पंज जैसा फील होगा। इन एडिशन टू यीस्ट, सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूराज। तो ये काम सिर्फ यीस्ट ही नहीं करता, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये मदद करता है बैटर के फर्मेंटेशन में। यानी इडली या डोसा वगैरह आप बनाते हो तो उसके लिए जो बैटर बनता है ना, पेस्ट टाइप का जो बनता है, तो उसमें क्या होता है, ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये उसका फर्मेंटेशन करते हैं। इसी तरह से भटूरा का जो डो बनाते हो आप, उसमें भी ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहोगे ये फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो शुगर या फिर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है। अब ब्रेकडाउन होके क्या चीज़ बनेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन उसका ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर उसका ब्रेकडाउन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर रहा है तो मिलेगा लैक्टिक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये चीज़ हमको कर्ड फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। जब दूध से दही जमती है तो होता ये है कि उस मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, मिल्क के अंदर भी पहले से शुगर प्रेजेंट होती है कुछ अमाउंट, जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, तो वो जो शुगर है उसका ब्रेकडाउन ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करते हैं और ब्रेक करके क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये एसिड कौन सा है याद रखने की जरूरत नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया शुगर या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो ये होता है, तो दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट थी उसका ब्रेकडाउन करके लैक्टिक एसिड बना दिया, उसी की वजह से दही जमती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर ये जो ब्रेकडाउन है ये करने वाला है यीस्ट, जो कि एक तरह का फंजाई है, हमने देखा था, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो दूसरी चीज़ बनती है, अल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो प्रोसेस है वो वाइन बनाने में, बियर बनाने में या फिर ब्रेड, केक, इनका जो डो बनाया जाता है उसमें किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर शुगर या ग्लूकोज इसका ब्रेकडाउन किया जाता है, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अगर यीस्ट करेगा तो अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हम कोई आटा गूंद रहे हैं, उसको गूंदने के लिए हमने वार्म वाटर यानी हल्का सा गर्म पानी ले लिया, एक चुटकी चीनी डाल दी और उसमें यीस्ट डाल दिया, तो हो गई है कि जो यीस्ट है वो जो शुगर हमने डाली है उसका ब्रेकडाउन करेगा ताकि एनर्जी निकाल सके और उस एनर्जी को वो खुद इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसी काम करने में जब वो शुगर का ब्रेकडाउन कर रहा होगा तो अल्कोहल रिलीज होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उस डो के अंदर बबल्स फॉर्म कर लेती है। अब बबल्स फॉर्म करने के लिए जगह चाहिए होगी, तो वो डो को धक्का मारेगी कि भैया जगह बनाओ, हम कहाँ रहेंगे। तो वो डो राइज कर जाता है यानी फूल जाता है, तो वो फ्लफी सा, सॉफ्ट सा, उठा हुआ सा आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की वजह से। और जो अल्कोहल बना है उसकी वजह से उसकी महक भी थोड़ी सी बदल जाएगी।
तो इसी खास बात की वजह से यीस्ट का इस्तेमाल हम ब्रेड्स, केक या और भी चीज़ों को बनाने में करते हैं। और ये काम सिर्फ यीस्ट ही नहीं करता, बल्कि कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस हैं, ये भी ये काम करते हैं। यानी शुगर का ब्रेकडाउन करके यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और इसका इस्तेमाल हम इडली और डोसा और भटूरास बनाने में करते हैं। एक्टिविटी 2.9 चलिए प्रिपेयर करते हैं। आपको 2 छोटे ग्लास बॉल्स ले लेने हैं, उनको ए और बी लेबल कर दो। पोर ल्यूक वार्म मिल्क इन बॉल ए। तो बॉल ए के अंदर हल्का गुनगुना यानी हल्का गर्म मिल्क ले लेना है, और बॉल बी के अंदर ठंडा मिल्क ले लेना है। 1 चम्मच आपको कर्ड डाल देनी है दोनों बॉल के अंदर और मिक्स कर दो चम्मच की मदद से। दोनों बॉल्स को आपको कवर कर देना है। बॉल ए को आपको वार्म प्लेस पे रख देना है, थोड़ी गर्म जगह पे रख देना है, और बॉल बी को आपको ठंडी जगह पे रख देना है, जैसे फ्रिज के अंदर आपने रख दिया। कुछ घंटे के लिए या रात भर के लिए आपको रख देना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बॉल्स। अब उस बॉल के अंदर आपको क्या चेंज देखने को मिला, ऑब्जर्व करो। राइट योर प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। तो पहले आप प्रिडिक्शन करोगे कि आपको क्या लगता है क्या चेंज होगा, फिर जो ऑब्जर्व हुआ चेंज वो आपको टेबल 2.4 के अंदर रखना है। क्या किया हमने, याद है ना? बॉल ए के अंदर हमने हल्का गर्म मिल्क लिया था, उसके अंदर दही डाल के चम्मच से मिक्स करके उसको हल्की गर्म जगह पे रख दिया। बॉल बी के अंदर हमने ठंडा मिल्क लिया था, उसमें भी हमने 1 चम्मच दही डाली थी और चम्मच से मिक्स किया था, उसको ठंडी जगह पे रख दिया था। तो बॉल ए गर्म जगह पे, बॉल बी ठंडी जगह पे रखी। ये डिफरेंस था, बाकी चीज़ें वही थी, मिल्क और कर्ड दोनों ही में था। तो अब क्या होगा, टेबल 2.4 टेस्टिंग फॉर कर्ड फॉर्मेशन यूजिंग मिल्क इन डिफरेंट कंडीशंस। चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क। मिल्क के अपीयरेंस में यानी दिखने में मिल्क में आपको क्या चेंज देखने को मिला, बॉल ए और बॉल बी दोनों का आप बताओ। तो पहले कॉलम में आपको प्रिडिक्शन लिखनी, यानी आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। अब मुझे तो इसका रिजल्ट पता है, मैं तो उसके बारे में पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो मुझे टेस्ट करके ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं। मेरा जो प्रिडिक्शन है वो वही होगा जो ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि मुझे चीज़ें पहले से पता है। बाकी आप अपने से कुछ और प्रिडिक्शन कर सकते हो, सही गलत कुछ भी हो, वो तो ऑब्जर्वेशन होगा, तो वहाँ पर हम सही वाला लिखेंगे। अभी तो सिर्फ आपको प्रिडिक्शन वाले में एक अंदाज़ा ही लगाना है कि आपको क्या लगता है। तो प्रिडिक्शन है मिल्क विल बिकम कर्ड, जो दूध है वो दही बन जाएगा ए वाले में। बॉल बी के अंदर नो कर्ड फॉर्म, ए वाले में दही जम जाएगी और बी वाले में दही नहीं जमेगी। ये हमारा प्रिडिक्शन है। कलर में क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो बॉल ए के अंदर नो चेंज, बॉल बी के अंदर भी नो चेंज। कलर तो चेंज होते ही वो ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली दही जमेगी तो दही भी सफ़ेद कलर की होती है, मिल्क भी वाइट कलर का होता है, तो कोई ऐसा खास चेंज नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपके हिसाब से पॉसिबल रीज़न क्या होगा, तो रीज़न ये है कि जो वार्म कंडीशन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। बाकी चीज़ें तो हमने वही ली थी, बस ठंडे और गर्म का फ़र्क था। तो गर्म वाले में दही जम गई और ठंडे वाले में दही नहीं जमी, तो सारा खेल किसका होगा, टेम्परेचर का ही होगा। तो यही रीज़न होगा। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ रीज़न, काफ़ी छोटी जगह है तो आ नहीं रहा वहाँ पर। वार्म कंडीशंस प्रमोट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। तो जो वार्म कंडीशन है, वार्म जो इन्वायरमेंट है, वो प्रमोट करता है, बढ़ाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, वो बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में बदलते हैं। तो ये रीज़न हो गया। अब मेरा जो प्रिडिक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, वो सेम है, क्योंकि चीज़ें मुझे पता है, तो ऑब्जर्वेशन में भी यही चीज़ें लिखूंगा। यहाँ पर भी यही चीज़ और ये वाले में भी यही होगा, यहाँ भी नो चेंज नो चेंज, फिर रीज़न भी यही होगा। ऑब्जर्वेशन में तो आपको यही चीज़ें लिखनी है, बाकी प्रिडिक्शन में आप कुछ अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ तो आपको क्या लगता है बस यही बताना है, सही हो या गलत वो तो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको लिखाई वो ऑब्जर्वेशन में तो यही लिख देना, बाकी प्रिडिक्शन में आप जो चाहे लिख सकते हो। तो इस एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया भी हुआ है। आपको ये ऑब्जर्व होगा कि बॉल ए के अंदर जो मिल्क है वो कर्ड में बदल गया कुछ घंटों के बाद, एंड हैज़ बिकम लिटिल सॉर, और हल्का सा वो खट्टा भी हो गया। दही हल्का खट्टी होती है कि नहीं, तो वैसा उसका टेस्ट हो गया। वही बॉल बी की बात कर लें तो मिल्क हैज़ नॉट कर्डल, वहाँ दही नहीं जमी, लेकिन हाँ हल्का सा वो भी खट्टा हो जाएगा, लेकिन दही नहीं जमेगी, प्रॉपर जो कर्ड है वो फॉर्म नहीं होगी। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ड के अंदर कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क, जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये मिल्क के अंदर जो शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं उसको फीड करता है, यानी वही उसका खाना है। तो दिखेगा अरे खाना, चलो उसको खाते हैं, तो बेसिकली उसका ब्रेक डाउन करेगा। तो जब उसको फूड मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई भी करेगा, 1 से 2, 2 से 4, यानी उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और मिल्क को फिर वो फर्मेंट कर देंगे और कर्ड में बदल देंगे। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो चलो लैक्टिक एसिड का नाम आ गया, वो मैंने आपको फ्लो डायग्राम से बताया था ना, तब तक तो मेंशन नहीं था, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको न याद रखना, लेकिन अब यहाँ पर मेंशन हो गया तो अब याद रख लेना। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये फर्मेंटेशन का मैंने आपको बताया था ना कि जो शुगर या ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है। अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करेगा तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जैसे कर्ड के फॉर्मेशन में होता है। जब दूध से दही बनती है तो यही होता है, ये बैक्टीरिया एक्ट करता है
और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो दही है उसमें खट्टापन आता है। अगर शुगर या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यीस्ट करता है तो वहाँ पर अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वाइन, बियर, ब्रेड, केक ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होती जैसा कि यीस्ट के केस में होती थी। ये जो बैक्टीरिया हैं ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल की जगह, विच मेक्स कर्ड सॉर। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो कर्ड का टेस्ट है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। ये जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करते हैं वार्म कंडीशंस के अंदर। ये रीज़न मैंने आपको ऊपर लिखाई दिया था। दैट इज़ वाई द कर्ड इज फॉर्म्ड इन द बॉल ए बट नॉट इन बॉल बी। इसीलिए बॉल ए के अंदर कर्ड का फॉर्मेशन हुआ और बॉल बी के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि बॉल बी को तो आपने फ्रिज में उठा के रख दिया था, वार्म कंडीशन मिली ही नहीं। तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो होते? ग्रो नहीं हुए तो दही नहीं जम पाई। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी, और इसके अलावा और भी कैटेगरीज है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बांट देते हैं। जैसे हम एनिमल्स की बात कर लें तो एनिमल की कई कैटेगरी हम बना देते हैं कि नहीं। एनिमल्स की ही कैटेगरी के अंदर ह्यूमन भी आते हैं, फिशेज हो गई, बर्ड्स हो गई, इस तरह हम कैटेगरी बना देते हैं। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ढेर सारे हैं, उनकी भी हमने कैटेगरी बना दी है कि भैया ये वाले प्रोटोजोआ हैं, ये इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको फंजाई कहते हैं, ये बैक्टीरिया है, ये कुछ तरीके के एल्गी हैं। अच्छा, सम एल्गी क्यों लिखा? क्योंकि कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आते, उनका साइज बड़ा होता है, इसीलिए सम एल्गी यहाँ पर लिखा है। कुछ बैक्टीरिया जैसा कि राइजोबियम हो गया फॉर्म द स्वॉलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स एंड लिव इन देम एज शोन इन फिगर 2.12। तो यहाँ पर उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छोटा छोटा बना है। तो ये देखो प्लांट है, ठीक है, फिगर 2.12 रूट नोड्यूल्स ऑफ काउपी प्लांट विच कंटेन राइजोबियम। तो काउपी प्लांट है ये, उसकी जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, उसमें अगर आप देख पा रहे हो बहुत छोटी छोटी बॉल जैसी चीज़ बनी हुई। चलिए मैं आपको रियल इमेज दिखाता हूँ, वहाँ अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, ये एक तरीके का प्लांट है, उसकी रूट्स हैं। आप ऐसा बॉल जैसा देख रहे हो यहाँ पर, जैसे कोई गांठ टाइप का हो, सिस्ट टाइप का। तो ये जो बॉल बॉल जैसा गांठ जैसा आप देख रहे हो, इसको हम नोड्यूल्स कहते हैं। इसी नोड्यूल्स के अंदर एक तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? कुछ प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स में, यानी कि रूट में ऐसे गांठ टाइप का बन जाता है, इसको नोड्यूल्स कहते हैं, वहीं पर रहते हैं। रूट्स ऑफ सर्टेन लिग्यूम्स, लिग्यूम्स एक तरीके के प्लांट्स हैं, तो कुछ खास तरीके के लिग्यूम्स की जो रूट्स हैं, जैसे बीन्स हो गया, पीज हो गया, लेंटिल हो गया, हैव रूट नोड्यूल्स दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इनकी जो रूट्स होती है उनमें ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब आप सोच रहे होगे बैक्टीरिया वहाँ पर क्या कर रहा है? तो भैया प्लांट के साथ इनका एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के पास आके कहता है, अरे प्लांट बाबू जरा हमको रहने की जगह दे दो, हमारे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। प्लांट कहेगा, हम काहे तुमको अपने पास रखें, जाओ कहीं और रहो। अरे भैया हमारे पास रहने कोई जगह नहीं, आप हमको जगह दे दो। प्लांट कहेगा, अच्छा ठीक है, कुछ काम भी करोगे कि बस रहोगे? हाँ काम कर देंगे, क्या करोगे? प्लांट बाबू हम ये करेंगे कि आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है ना, वो हम आपको दे देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि नाइट्रोजन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मालूम होगा कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी एयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, भरमार है नाइट्रोजन की। तो प्लांट को ज़रूरत है तो ले लेगा वहाँ से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन है, भरमार लगी हुई है, लेकिन प्लांट उसको उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। उनको वो नाइट्रोजन दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में चाहिए होती है। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं आपको आलू दूँ, ठीक है, पोटैटो कच्ची, और कहीं लो खा लो इसको, तो आप खाओगे? कहोगे नहीं, कच्ची आलू कैसे खा लें हम? अरे पहले इसको पकाओ, नमक मिर्च मसाला डालो, जब पक जाएगी आलू तो खाने लायक होगी ना, ऐसे कच्ची कैसे खा लें? तो वही आलू है, कच्ची आप नहीं खाने को तैयार हो, लेकिन पकी आप खा लोगे। इसी तरीके से प्लांट्स का भी है, जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है वो डायरेक्ट वो नहीं ले सकते, किसी और फॉर्म में नाइट्रोजन वो ले सकते हैं। एक और एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे ओशन है, वहाँ पर पानी भरे हुए हैं, हमको बताया जाता है ना पानी वेस्ट ना करो, पानी को बचाना चाहिए, पानी बहुत कम है, लेकिन जितना ज़मीन का एरिया उससे ज़्यादा तो वाटर का एरिया है, समुद्र पूरा भरा पड़ा है। लेकिन वो जो ओशन का वाटर है ना, वो सॉल्टी है, वो पीने लायक नहीं है, पीने के बहुत सारे काम के लायक नहीं है। तो पानी तो है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, प्लांट उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, किसी और रूप में चाहिए होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहेगा, आपको जिस तरह का नाइट्रोजन चाहिए ना, हम बना कर दे देंगे आपको, बस हमको रहने की जगह दीजिए। तो दोनों का एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है तुम रह लो, लेकिन छुप के रहना पड़ेगा। अजीब, बताइए कहाँ रहें? हमारी रूट में ही घर बना के रह लो, ज़मीन के अंदर दबे रहोगे, कोई देख भी ना पाएगा, और हमको देते रहना नाइट्रोजन जिस तरीके का हमको चाहिए। तो ये काम होता है कि कुछ खास तरीके के जो प्लांट है वो अपनी जड़ों में जगह दे देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को, ताकि वो वहाँ रहें। बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन उस फॉर्म में बना के दे देते हैं जिसको वो यूज़ कर सकें।
ठीक है, तो पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। आई होप ये चीजें याद रहेंगी आपको। दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट। तो ये इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और इस फॉर्म में बना देते हैं जिससे प्लांट के लिए वो यूजफुल हो जाए। दिस हेल्प्स प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। इससे फायदा ये होता है कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर डाले ही प्लांट की ग्रोथ में मदद हो जाती है। यानी वैसे अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो तो आपको बाहर से केमिकल डालना पड़ेगा, यानी फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। एक तो पैसा भी लगेगा, दूसरा वो जो आप केमिकल डाल रहे हो वो उतने अच्छे होते नहीं हैं। नाइट्रोजन तो दे देंगे लेकिन साथ में और नुकसान भी कर देंगे। यहाँ पर फ्री में काम हो जा रहा है और सॉइल को नुकसान भी नहीं हो रहा है। दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लिग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, जो लिग्यूम्स हैं यानी जिनके रूट के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनको रोटेशन में ग्रो करते हैं दूसरे क्रॉप के साथ। यानी मान लो कोई फसल उन्होंने ग्रो की और उस फसल ने जो नाइट्रोजन थे सॉइल का उसको यूज़ कर लिया। अब नाइट्रोजन की कमी हो गई तो एक तरीका तो ये है कि बाहर से केमिकल डालो, नाइट्रोजन की कमी पूरा करो, लेकिन उससे पैसा भी लगेगा और सॉइल भी खराब हो जाएगी। तो क्या करते हैं, ये लिग्यूम्स को ग्रो कर देते हैं कि भैया इनको अगर हम ग्रो कराएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो नाइट्रोजन इसको प्रोवाइड करेंगे, तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। फिर ये जो क्रॉप ग्रो हो रहा है उसको भी नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो फसल भी मिल जाएगी, फर्टिलाइज़र भी बाहर से डालना नहीं पड़ा, सॉइल भी बच गई, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये नेचुरली इंक्रीज़ कर देता है नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर और ये हेल्दी रखता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। यानी पहले नाइट्रोजन की कमी हो गई थी, इन क्रॉप को ग्रो करने के बाद जब दोबारा दूसरे तरीके क्रॉप ग्रो करोगे तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो चुकी होगी। 2.4.3 अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। तो अब बात करते हैं माइक्रो एल्गी की। जैसे मैंने बताया आपको, एल्गी मैक्रो भी होते हैं यानी बड़े साइज के भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। तो माइक्रो एल्गी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ये वाटर के अंदर एक हेल्पर की तरह काम करते हैं। माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज। तो ये जो माइक्रो एल्गी है ना, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म, प्लांट नहीं है, प्लांट जैसे ही होते हैं लेकिन ये प्लांट नहीं होते और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी डायरेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप इनको देख सकते हो। तो ये वाटर, सॉइल, एयर और यहाँ तक कि ट्रीज पे भी पाए जाते हैं। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके। जब ये काम करते हैं तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई। बड़ी कमाल की बात यह है कि अक्सर आप ये जानते होंगे या हम कहते हैं कि जो ट्रीज़ है उनसे ऑक्सीजन मिलता है, ट्रीज़ को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ट्रीज़ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ट्री से ज़्यादा ऑक्सीजन ये एल्गी हमको देते हैं। यानी पूरे दुनिया में जितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है आधे ज़्यादा तो यही कर रहे हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग जानते ही नहीं। ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट के अंदर एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। तो बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनके लिए फूड की तरह से ही काम करते हैं। तो माइक्रो एल्गी कई टाइप के होते हैं, कुछ के नाम आपको दिए, लाइक स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डाइएटम्स। इनको इंसानों द्वारा यूज किया जाता है एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन। हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, एज अ मेडिसिन इनका यूज़ किया जाता है। तो बड़े काम के हैं ये। माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल्स। ये वाटर को क्लीन करने में भी मदद करते हैं और साथ ही साथ बायोफ्यूल्स बनाने में भी मदद करते हैं। यानी ऐसे फ्यूल्स जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। However, pollution, climatic change and habitat destruction are threatening microalgae diversity and abundance. लेकिन पोल्यूशन, क्लाइमेट के चेंज होना और उनका जो हैबिटेट है जहाँ वो पाए जाते हैं, जो उनका घर है, उसका बर्बाद होना, ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी और उनकी अबेंडेंस के लिए, यानी इतने ढेर सारे हैं, उनके लिए खतरा बन गया है। यानी पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हो गई है कि जो माइक्रो एल्गी की डाइवर्सिटी है ये ख़त्म होने लगेगी। कई तरीके के माइक्रो एल्गी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और जो इतने ढेर सारे हैं इनकी क्वांटिटी में भी कमी आ जाएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन लाइफ। तो जैसा कि हमने देखा कि आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन ये सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इनको कुछ नुकसान हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत आ जाएगी। तो इनको बचाना और इनके जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो ऑक्सीजन का बैलेंस है अर्थ पे वो मेंटेन रहेगा, वरना ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। क्या इसके बारे में आपने सुना? स्पिरुलिना एक माइक्रो एल्गा है, एल्गी प्लूरल है, एल्गा सिंगुलर है। तो एक तरीके के हम एल्गी की बात कर रहे हैं ना, तो हम एल्गा कहेंगे, ठीक है। तो ये एक माइक्रो एल्गा है जिसका नाम स्पिरुलिना है। इसको कहा जाता है सुपर फूड बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट। इसकी हेल्थ पे इतने ज़्यादा फायदे हैं जिसकी वजह से इसको सुपर फूड का नाम दिया गया है। स्पिरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो एक अच्छा सोर्स है B12 का, और B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। सबसे कमाल की बात इसमें यह है कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बॉडी का जो वेट है उसका 60% से ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन होता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग या थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं ना, तो कहते हैं चिकन खाओ,
चिकन के अंदर आप जानते हो लगभग 30% प्रोटीन होता है, यानी 100 ग्राम अगर आप चिकन लो तो उसमें 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर 100 ग्राम आप स्पिरुलिना लोगे तो उसमें 60 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, मतलब डबल से भी ज़्यादा जितना आपको चिकन से मिल रहा था। और इतना ही नहीं, इसके अंदर फैट और शुगर का अमाउंट भी कम होता है, जो कि हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते, तो इनका अमाउंट भी कम है। तो अच्छी वाली चीज़ ज़्यादा, खराब वाली चीज़ कम, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसीलिए सुपर फूड कहा जाता है। आजकल जो है इसकी फार्मिंग की जाती है और एक फिजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बन गया है। लोग इसकी खेती करके बेच के पैसा कमा रहे हैं। बाकायदा ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, बस सर्च करोगे ना तो आपको उसका मिल जाएगा, स्पिरुलिना टैबलेट खाइए और ताकत आएगी, ये वो। आप ग्रो कर सकते हो आसानी से अगर ये स्टेप फॉलो करो तो। आपको एक साफ सुथरा ग्लास का टैंक ले लेना है, उसको एक ब्राइट प्लेस के अंदर सेट कर लेना है, यानी रख लेना है। डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़नी चाहिए, यानी रोशनी हो लेकिन डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़े उस पर। अब उस टैंक को आप कवर कर दो शेड नेट से, जो हरा वाला नेट आता है या और भी तरीके के नेट आते हैं जिससे थोड़ा साया रहता है, उससे आपको उसको कवर कर देना। या फिर उसको ऐसी जगह रख दो जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी ना पड़े, थोड़ा मॉडरेट सा टेम्परेचर हो, वहाँ रख दो। अब उस टैंक को आपको पॉन्ड वाटर से भर लेना है। एड लिविंग स्पिरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड। अब पॉन्ड से जो लिविंग स्पिरुलिना है उसको कलेक्ट करके उसके अंदर डाल देना है। स्टिर द ग्रोइंग स्पिरुलिना ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में 2 बार उसको स्टिर करो, मिक्स करते रहो। लगभग 3 to 6 वीक्स के बाद स्पिरुलिना में बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ। फिर आप देखोगे उस टैंक के अंदर अच्छे खासे ये जो स्पिरुलिना है वो ग्रो हो चुके हैं। 3 से 6 हफ्ते बाद उसको फिर छान लो बारीक कपड़े से, तो पानी अलग हो जाएगा और वो स्पिरुलिना आपका रह जाएगा। फिर उसको सुखा लिया जाता है तो पाउडर फॉर्म बन जाता है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, छानने के बाद, सुखाने के बाद ऐसा पाउडर जैसा इस तरह से दिखता है, डार्क ग्रीन कलर का आपको ही दिखेगा। फिर इसकी टैबलेट वगैरह बनाई जाती है, वैसे भी खाते हैं लोग डायरेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। तो अगर माइक्रो एल्गी का कंजर्वेशन करेंगे, इनको बचाएंगे, तो इससे हमको फूड सिक्योरिटी मिलेगी, यानी खाने की चीज़ भी मिल रही है, और इसको बेच के पैसा कमा रहे हैं तो भैया खर्चे पानी का भी इंतजाम हो जाएगा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो एक बड़ा सा टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। अगर आप प्रयागराज से हो और मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।